चैप्टर 51 टेबल्ड हैव टर्न्ड वन मेज पलट दी गई है। एक लोगों का एक समूह सम्मेलन कक्ष में चर्चा कर रहा था जब दरवाजा अचानक खुल गया। सचिव जल्दी से अंदर चला गया। बॉस बॉस रेड हार्ट्स ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे किड को साइन करने के लिए तैयार हैं। सम्मेलन कक्ष तुरंत शांत हो गया। बाई यी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। रेड हार्ट्स, क्या ये रेड हार्ट्स हैं जिनमें चेंग परिवार ने निवेश किया है? बॉस ने पूछा, क्या जानकारी सही है? यह सटीक है। सचिव ने सिर हिलाया। अभी रेड हार्ट्स ने अपने आधिकारिक वीबो पर पोस्ट किया है जिसमें कहा गया है कि वे किड पर हस्ताक्षर करेंगे और सभी नुकसानों की भरपाई करने में उसकी मदद करेंगे। रेड हार्ट्स उद्योग में सबसे मानकीकृत और सुव्यवस्थित स्ट्रीमर प्लेटफॉर्म था। उनके पास बहुत सारे स्ट्रीमर थे और अच्छी आय थी। बाई यी ने रेड हार्ट्स में शामिल होने के लिए हर तरह की कोशिश की थी लेकिन उन्हें हमेशा अस्वीकार कर दिया गया था। अब किड, एक समस्याग्रस्त स्ट्रीमर, को वास्तव में रेड हार्ट्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ा। जितना अधिक बाई यी ने इसके बारे में सोचा, वह उतनी ही अधिक क्रोधित हो गई। उसके लाल नाखून उसके मांस में गड़ गए। उसने अहंकारपूर्वक सोचा, भले ही बच्चे को रेड हार्ट्स ने ले लिया हो, क्या वह चीजों को बदल पाएगा? ऑरेंज स्ट्रीमिंग का बॉस भी गहरी सोच में था। चेंग परिवार इसमें क्यों शामिल था? वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसके पास बैठक को खारिज करने और गुप्त रूप से झाओ परिवार को उनकी राय पूछने के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बॉस, क्या हम अभी भी आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? बाई यी ने पूछा। बॉस ने सिर हिलाया। हम कुछ देर और निरीक्षण करेंगे। बाई यी ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी और उसके नाखून और गहरे गड़ गए। वो लिन जियाओझो को वापसी का मौका नहीं दे सकी। वो लिन जियाओझो को सच नहीं बताने दे सकती थी। वो उस लोकप्रियता और प्रसिद्धि को नहीं खो सकती जिसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। इंटरनेट पर जब रेड हार्ट्स के आधिकारिक वीबो ने एक बयान पोस्ट किया, तो जनता की राय ने तुरंत एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। क्या मैंने गलत तो नहीं देखा ना? बच्चे की तरह कूड़ेदान के लिए भी एक कूड़ादान है। रेड हार्ट्स, मैंने आपको गलत समझा। अलविदा। अलविदा जोड़ 1। मैं किसी सपने देखने वाले को वापस आने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने किसी का यौन उत्पीड़न किया था। वापस आओ, महिलाएं स्वतंत्र कैसे हो सकती हैं? यह वास्तव में पूंजीवाद की शक्ति है। महिलाएं हमेशा वंचित स्थिति में रहेंगी, चाहे कोई भी पुरुष कितना भी बेकार क्यों न हो, उसे स्वीकार करने के लिए लोग मौजूद रहेंगे। रेड हार्ट्स के वीबो पर तुरंत 10,000 से अधिक टिप्पणियां आईं और उन्होंने प्रतिबंधित स्ट्रीमर का बहिष्कार किया और रेड हार्ट्स को अनइंस्टॉल करने की धमकी दी। बाई यी बेबी, एक महिला के रूप में, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने नारीवादी कार्ड खेला। असल जिंदगी में कई महिलाओं को हर तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। जैसे ही बाई यी ने वेबो पर पोस्ट किया, अनगिनत नेटिजन्स ने तुरंत उसका समर्थन किया। रेड हार्ट्स का लाइव प्रसारण खुले तौर पर अनैतिक सपने देखने वाले के पक्ष में खड़ा था और नेटिजन्स द्वारा तुरंत इसका बहिष्कार किया गया। हालांकि रेड हार्ट्स के वीबो ने टिप्पणियों को नहीं हटाया। इसने केवल एक तस्वीर पोस्ट की। फोटो में लिन जियाओझो अस्पताल के बिस्तर पर पीले चेहरे के साथ बेहोश पड़ा हुआ था। सफेद कोट में कई डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। विरोधी प्रशंसक, इंटरनेट ट्रोल, सच्चे प्यार के प्रशंसक और राहगीर सभी अवाक रह गए। यह क्या है? लिन जियाओझो वास्तव में बीमार थे। यह तस्वीर पानी में गिरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद की तरह थी। जब वह पानी में गिरता तो तुरंत उबल जाता। नाटक का एक नया दौर शुरू करते हुए विभिन्न ताकतों ने लड़ाई शुरू कर दी। विरोधी प्रशंसकों ने शाप दिया, वह सिर्फ दया अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 52 पासा पलट गया है। तो यहाँ हम सफेदी करने जा रहे हैं। टीएसके बच्चा अद्भुत है। बहुत कुछ हो रहा है। क्या वह वही नहीं है जिसने संदेश भेजे थे? बिल्कुल। शुद्ध राहगीर, क्या बच्चा लाइलाज बीमारी से मर रहा है? यदि हाँ, तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए $1 दान करना चाहूंगा। मैं सामान्य हूँ और मुझे बच्चे से नफरत है।
मैं सामान्य हूँ और मुझे बच्चे से नफरत है। ट्रेंडिंग। लिन जियाओझो ने अपना नाम फिर से साफ करना शुरू कर दिया है। मैं इसे फिर से कहूंगा, अगर बच्चा वास्तव में निर्दोष है, देन आई स्ट्रीम माई सेल्फ ईटिंग शीट। मैं अपना गणित का होमवर्क खुद कर लूंगा। सच्चे प्यार के प्रशंसक रो पड़े। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे बच्चे ने पिछले कुछ दिनों में कोई जवाब नहीं दिया है। वह बीमार है, सिसक रहा है। एट रेड हार्ट स्ट्रीमिंग। हमारा बच्चा कैसा है? फेस थप्पड़ वाले प्लॉट ट्विस्ट का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पहले से ही उस व्यक्ति की आईडी याद कर ली है जो लाइव स्ट्रीम के दौरान बकवास करेगा और अपना होमवर्क करेगा। ऑरेंज स्ट्रीमिंग में बॉस थोड़ा असहज था। उसने लिन जियाओझो के सहायक जियो फैंग को बुलाया और भौहें चढ़ा दी। क्या आप जानते हैं कि बच्चा इन दिनों कहाँ है? जियो फैंग ने अपना सिर हिलाया और काफी हैरान हो गया। उसका फोन मेरे पास है और उसने किसी अन्य के माध्यम से मुझसे संपर्क नहीं किया है। चैनल इन दिनों। मुझे लगा कि उसने हार मान ली है और चुपचाप चला गया है। किसने सोचा होगा कि लिन जियाओझो वास्तव में चेंग परिवार की रेड हाथ स्ट्रीमिंग में शामिल होंगे? रेड हार्ट्स लिन जियाओझो का नाम हटाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने लिन जियाओझो को अस्पताल में भर्ती होने की एक तस्वीर भेजी। नहीं, हम लिन जियाओझो को वापसी नहीं करने दे सकते। ऑरेंज के बॉस ने दांत पीस लिए। उनकी कंपनी के शेयर हाल ही में बढ़ रहे थे और बाई यी की लोकप्रियता और मूल्य बढ़ रहे थे। यदि लिन जियाओझो को बरी कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि ऑरेंज स्ट्रीमिंग को भारी झटका लगेगा। बॉस ने हताशा में अपने बाल खुजलाए। उन्हें झाओ परिवार से फिर से परामर्श करना पड़ा। झाओ परिवार ऑरेंज स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा शेयरधारक था। इस बार लिन जियाओझो को फंसाने की योजना भी झाओ परिवार का विचार था। बाई यी के बारे में क्या? जियो फैंग ने अस्थायी रूप से पूछा। बॉस का चेहरा काला पड़ गया। आखिरकार वह एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था, इसलिए वह ऐसी स्थिति से नहीं डरता था। उसे थोड़ा और शांत रहने और कोई और बयान न देने के लिए कहो। मौन अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप है। इसके अलावा बॉट्स को चलते रहने के लिए कहें। ऐसे समय में बाई यी को चुप रहना चाहिए, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वह एक पीड़ित थी और उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था। इंटरनेट ट्रोल्स ने जनता की राय का मार्गदर्शन करना जारी रखा। लिन जियाओझो पर अपना दुख बेचने और पूंजीवाद का उपयोग करके निर्दोष बाई यी पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। मैं अभी उससे बात करूंगा। जियो फैंग ने कार्यालय छोड़ दिया। किसी कारण से उसकी दाहिनी पलक फड़कती रही और एक अजीब सी अशुभ भावना उसके दिल में लंबे समय तक बनी रही। ड्रेसिंग रूम में बाई यी, जो अपना लाइव प्रसारण शुरू करने वाली थी, इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी लिपस्टिक फर्श पर फेंक दी। लिपस्टिक 2 टुकड़ों में टूट गई और कालीन को लाल रंग में रंग दिया। अस्पताल में भर्ती। बाई यी इतनी क्रोधित थी कि वह हंसने लगी। तुम सचमुच षड्यंत्र रच रहे हो। आप यह भी जानते हैं कि खुद को कम कीमत पर कैसे बेचना है और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करनी है। जियो फैंग ने गहरी आवाज में चेतावनी दी, इस अवधि के दौरान अपने आप को दोबारा मत दिखाना। बॉस की अपनी व्यवस्था है। वो लिन जियाओझो को वापसी नहीं करने देंगे। बाई यी ने अपने चमकीले लाल होंठ सिकोड़ लिए और अनिच्छा से सिर हिलाया। जल्द ही सीधा प्रसारण शुरू हो गया। बाई यी का लाइव प्रसारण समय शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक था। वह मुख्य रूप से गाती और नृत्य करती थी। उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। उनके लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता बहुत पहले ही 1 मिलियन से अधिक हो गई थी। दैनिक प्रवाह 100,000 युआन से अधिक था। उनके प्रशंसक उन्हें देवी कहते रहे, जिससे उन्हें उच्च और शक्तिशाली महसूस हुआ। पुरुष प्रशंसक अक्सर उन्हें इनाम देने के लिए उपहार भेजते थे, जिससे लाइव प्रसारण कक्ष में बाढ़ आ जाती थी। बाई यी उस ध्यान को खोना नहीं चाहती थी जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। Using kusi se gain ka nataka kia, lekina mana hai mana vaha atita ke bear mem soka rahi ti. चैप्टर 53। पासा पलट गया है। 3 अतीत में वह दिन में 5 से 6 घंटे गाती थी और उसकी आवाज कर्कश हो जाती थी।
वह तब तक नाचती रहती थी जब तक उनके शरीर में दर्द नहीं होता था, लेकिन उनके प्रशंसक बिल्कुल भी नहीं बढ़े। उसे कुछ मोटे बूढ़ों के साथ जाने के लिए कंपनी की व्यवस्था का पालन करना पड़ा। उस समय बाई यी विशेष रूप से उसी कंपनी के किड लिन जियाओझो से ईर्ष्या करती थी। बच्चे की लोकप्रियता बहुत अधिक थी। जिस क्षण उन्होंने प्रसारण शुरू किया, वह पहले से ही बेहद लोकप्रिय थे। उन्हें जो पुरस्कार मिले वे बहते पानी की तरह थे, जिससे लोगों को ईर्ष्या होने लगी। दूसरी ओर, बच्चा सिर्फ गेम खेल रहा था। उसका लाइव प्रसारण कभी भी समय पर नहीं होता था, और जब वह गेम खेलता था तो वह बहुत शोर करता था। कभी कभी उन्होंने अपने लाइव प्रसारण के दौरान टेकआउट भी खाया। वह बस अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में देश का शीर्ष स्ट्रीमर बन सकता है? उसके प्रशंसकों की संख्या आश्चर्यजनक थी। अन्य स्ट्रीमर ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु दोनों थे। अब जब किड अंततः गिर गया था, तो कई स्ट्रीमर गुप्त रूप से उसके दुर्भाग्य पर खुशी मना रहे थे। बाई यी सबसे अधिक आय वाली लाइव स्ट्रीमर थी। जैसे ही उसने गाना गाया, उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही टिप्पणियों को देखा। स्क्रीन प्रशंसा से भरी हुई थी, जिसमें संदेह की कुछ आवाजें भी शामिल थीं। बाई यी ने अपने दांत पीस लिए और अचानक गाना बंद कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। क्या अब भी कोई है जो मुझ पर शक करता है? मैं पीड़ित हूँ। अब किड के पास एक नई कंपनी है, वह अपना नाम साफ करना शुरू कर रहा है। मेरे पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। मैं शायद लाइव स्ट्रीमर उद्योग में काम करना जारी नहीं रख पाऊंगा, जो मुझे बहुत जल्द पसंद है। जैसी कि उम्मीद थी, टिप्पणियां दिल के दर्द से भरी थीं। बाई यी ने अपने आंसू पोंछे। वार्षिक स्ट्रीमर्स मीटिंग की रात, कोड और मैं मंच के पीछे आराम कर रहे थे। वो और उनके सहायक, जियो फैंग, मेरे सामने बैठे थे। जियो फैंग की उपस्थिति के कारण उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से उकसाने की कोशिश नहीं की। इसलिए उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए लगातार वीचैट संदेश भेजने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया। चैट रिकॉर्ड नकली कैसे हो सकते हैं? जियो फैंग ने भी गवाही दी। सभी टिप्पणियां बाई यी के पक्ष में थीं। उन्होंने उसके लिए खेद महसूस किया और रेड हार्ट्स को उनके लिए फटकार लगाई। कार्रवाई। बाई यी ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपनी आंखों में मुस्कान छिपा ली। वह आधे घंटे तक घूमती रहीं और महिलाओं को बुरी ताकतों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं और खुद को महिलाओं के प्रवक्ता के रूप में ढालने के लिए प्रेरित करती रहीं। बोलते समय बाई यी का गला थोड़ा दुख गया। जैसे ही वह अपने गले पर दबाव कम करने के लिए पानी पी रही थी, अचानक टिप्पणियां बार बार स्क्रॉल होने लगीं। लाइव प्रसारण कक्ष में अचानक बड़ी संख्या में टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। मैं अभी वीबो से आया हूँ। क्या आप निश्चित हैं कि बच्चे ने स्ट्रीमर की वार्षिक बैठक की रात आपको परेशान करने के लिए एक वीचैट संदेश भेजा था? कितना अच्छा अभिनेता है। इसे आप खुद को थप्पड़ मारना कहते हैं, हा। यहाँ तक कि एक बदमाश ने भी इसका फायदा उठाया। हर कोई, कृपया वेबो @redhat स्ट्रीमिंग पर जाएं। एक नया वीडियो पोस्ट किया गया है। बाई यही स्तब्ध थी। उसके आंसू उसकी आंखों में अटके हुए थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि टिप्पणियां अचानक क्यों बदल गईं। लाइव प्रसारण कक्ष में बाई यी के प्रशंसक, जो सच्चाई नहीं जानते थे, उन्होंने तुरंत वीबो खोल दिया। वीबो की नवीनतम हॉट खोज। किड बाई यी बच्चे के पेट में अल्सर 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती। रेड हार्ट्स का लाइव वीडियो सिर्फ 10 मिनट पहले रेड हार्ट्स ने एक वीबो वीडियो पोस्ट किया था। @redhat स्ट्रीमिंग। हो सकता है कि बच्चा जानता हो कि एक साथ 2 स्थानों पर कैसे रहना है। या हो सकता है कि उसका फोन चोरी हो गया हो। इसके बारे में सोचें। वीडियो पेट के गंभीर अल्सर के कारण बेहोश बच्चा एम्बुलेंस में था। एम्बुलेंस में एक निगरानी कैमरा था, जो स्पष्ट रूप से समय दिखा रहा था, 28 मई, रात के 10:44। इस समय, बच्चे का सेल फोन बाई यी को परेशान करने वाले पाठ संदेश भेज रहा है। इसका क्या मतलब है? शायद बच्चे के पास एक साथ 2 स्थानों पर रहने की क्षमता थी। बेहोश होने के बावजूद, वह अभी भी अपनी महिला सहकर्मी को परेशान करने के लिए अपने सेल फोन पर जा सकता था।
या किड का सेल फोन चोरी हो गया था और उसके सहायक जियो फैंग और बाई यही झूठ बोल रहे थे। उन्होंने लगातार 3 दिनों तक बैठकें की। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट चुका था। स्वर्ग ने उन लोगों को निराश नहीं किया जिनके पास हृदय था। आखिरकार उन्होंने यह जटिल प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। बड़े भाई, खबर पढ़ो। गु मानक्सी दौड़कर आए और अपना फोन झाओ यान को सौंप दिया। चैप्टर 55, झाओ यान वापस आ गया है। निर्दोष लिन जियाओ झो। साइबर बुलिंग लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा कुचल सकती है। लिन जियाओझो का चीन में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था और वह एक लापरवाह युवा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह झाओ यान था। झाओ यान के बिना लिन जियाओझो चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली थी जो दूसरों की दया पर निर्भर थी। झाओ यान के दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सुइयों से चुभाया जा रहा हो। बड़े भाई, चिंता मत करो। चीन वापस जाने के लिए विमान में गु मानक्सी ने अपने बड़े भाई को देखा जो उदास था और उसे सांत्वना दी। मैंने समाचार देखा। सियाओझो ने पहले ही एक और लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिया है और ऑनलाइन नाटक भी बंद हो गया है। गु मानसी को लगता रहा कि उसका बड़ा भाई लिन जियाओझो की बहुत ज्यादा परवाह करता है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे सिर्फ दोस्त थे। गु मानक्सी ने झाओ यान पर नजर डाली। लंबे और सुंदर आदमी की भौहें कसकर चिपकी हुई थीं और वह बेचैन था। साफ था कि वह बेहद चिंतित थे। जब से गु मानक्सी झाओ यान को जानता था, झाओ यान की छवि हमेशा एक सख्त और ठंडी थी। उनके लिए इस तरह अपना आपा खोना दुर्लभ था। यह जानने के बाद कि लिन जियाओझो के साथ दुर्घटना हुई है, झाओयान ने तुरंत 100 मिलियन से अधिक की परियोजना को एक तरफ धकेल दिया और सीधे चीन वापस जाने के लिए बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा। झाओयान ने 10 घंटे की उड़ान के दौरान कुछ भी नहीं खाया। नमस्कार, कृपया कुछ खाना लेकर आएं। गु मानक्सी ने फ्लाइट अटेंडेंट को रोका और गर्मजोशी से भरी फ्लाइट अटेंडेंट तुरंत रोटी और पानी ले आई। गु मानक्सी की आवाज कोमल और मधुर थी, जैसे पहाड़ों से बहती हुई कोई जलधारा। प्रथम श्रेणी केबिन की अग्रिम पंक्ति में सोंग चेन, जो अभी अभी एक व्यापारिक यात्रा से लौटा था, ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखी और फिर उसने आत्मा विनोद पूर्वक अपना सिर हिलाया। वह शायद बातें सुन रहा था। विमान दोपहर में हवाई अड्डे पर पहुंचा। राजधानी बाहर से आने जाने वाले लोगों से गुलजार थी। झाओ यान और गु मानक्सी जल्दी में चले गए। झाओ यान लिन जियाओझो के बारे में चिंतित था, इसलिए उसके कदम थोड़े जल्दी थे। गु मानक्सी के कदम छोटे थे और वह हौंफ रही थी जब वह अपने बड़े भाई के पीछे चल रही थी। वह गलती से सूट पहने एक आदमी से टकरा गई। गु मानसी ने तुरंत माफी मांगी, माफ करें, मुझे बहुत खेद है। भीड़ बढ़ गई। गु मानक्सी ने झाओ यान के कदमों का अनुसरण किया और भीड़ में गायब हो गई। सोंग चेन जमीन पर टिक गया। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ पकड़ लिया और वह कोमल आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। लोग इधर उधर आ जा रहे थे, जल्दी जल्दी गुजर रहे थे और कई अपरिचित चेहरे थे। सोंग चेन थोड़ा गुमसुम था। क्या वह हाल ही में उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा था, जिसके कारण उसे फिर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवाई अड्डे पर लाखों लोग थे। अगर वह सचमुच छुपना चाहती तो शायद राजधानी वापस नहीं आती। सोंग चेन ने स्वयं उपहास करते हुए अपना सिर हिलाया। राष्ट्रपति, विशेष मार्ग की व्यवस्था की गई है। मिस चेन को पता चला कि आप आज देश लौट रहे हैं और उन्होंने जागीर में रात का खाना तैयार किया। वह आपका इंतजार कर रही है। सहायक ने अपना बैग उठाया और सोंग चेन को खाली विशेष मार्ग पर ले गया। सोंग चेन की आंखें धुंधली थीं क्योंकि वह वहां से चला गया। चेंग परिवार का निजी अस्पताल। लिन जियाओझो गु चू के साथ रात का खाना खा रहा था। मीठा और सुगंधित दूध केक, स्वादिष्ट चावल दलिया और उत्तम तली हुई सब्जियां। वे दोनों खुशी से खाना खा रहे थे, बातें करते हुए खा रहे थे। लिन जियाओझो ने कहा, इस अस्पताल में खाना बहुत स्वादिष्ट है। जब बूढ़ा झाओ वापस आता है, तो मुझे उसे इसे सीखने के लिए कहना होगा ताकि वह हमारे लिए खाना बना सके।
गूचू ने तब तक खाया जब तक उसका मुंह चिकनाई से ढक नहीं गया। यह बहुत स्वादिष्ट है। मिल्क केक, तले हुए झींगे, तले हुए चावल के केक और ब्रेस्ड ड्रमस्टिक्स ये सभी व्यंजन थे जो गूचू को पसंद थे। या यूं कहें कि ये वे व्यंजन थे जो गूचू को उसके पिछले जीवन में सबसे अधिक पसंद थे। गूचू ने मिल्क केक चबाया और अचानक उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वे यहाँ क्यों नहीं हैं? चैप्टर 56, आग में घी डालना। इस बार लिन जियाओझो एक बड़ी घटना में शामिल था और लगभग कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। अंत में लिन जियाओझो के माता पिता की ओर से कोई खबर नहीं आई और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भले ही वे विदेश में रहते थे, क्या उन्हें अपने बेटे की भलाई की परवाह नहीं थी? उन्हें पूरा यकीन था कि मूल उपन्यास में लिन जियाओझो की पृष्ठभूमि का कोई उल्लेख नहीं था। आखिरकार वो केवल थोड़े समय के लिए दिखाई दिए और पूरे घोटाले के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरे माता पिता काफी व्यस्त हैं और वे शायद ही कभी घर आते हैं। लिन जियाओझो ने कंधे उचकाए और ड्रमस्टिक चबाते हुए स्पष्ट रूप से कहा, आमतौर पर मेरा बड़ा भाई मेरी देखभाल करता है और वो वर्तमान में विदेशी व्यवसाय में व्यस्त है। मैं घर पर अकेला हूँ। मैं केवल स्कूल जाता हूँ और गेम खेलता हूँ। जब मैं ऊब जाता हूँ तो मैं उनकी पीठ पीछे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। मेरे बड़े भाई को इस पर बहुत गुस्सा आया और मुझे उससे डर लगता है। यह पहली बार था जब गूचू को पता चला कि लिन जियाओझो का वास्तव में एक बड़ा भाई था। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन दिलचस्पी लेने लगी। तुम्हारा बड़ा भाई किस तरह का व्यक्ति है? लिन जियाओझो ने अपने बड़े भाई के बारे में सोचा और कांप उठा। उसका बड़ा भाई बहुत डरावना व्यक्ति था। मेरा बड़ा भाई, वह बहुत अजीब है। लिन जियाओझो ने वर्णन करना और शिकायत करना शुरू किया। जब मैं बहुत छोटा था, तब से वह संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय कर रहा है। मैं यह भी नहीं जानता कि वह क्या करता है, लेकिन उसके पास हमेशा काले कपड़ों में कुछ बॉडीगार्ड होते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे भाई के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे। बाद में उसका व्यक्तित्व और भी अधिक अजीब हो गया और वह और भी अधिक अजीब हो गया। मैं उससे बात नहीं कर सका और मैं उसके साथ संवाद नहीं कर सका। वह बहुत डरावना था। वह आपको मुस्कुराहट के साथ देखेगा जैसे कि वह आपको अगले सेकंड में मार सकता है। लिन जियाओझो ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह अपने बड़े भाई के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। भले ही इस बार उसे गंभीर साइबरबुलिंग का शिकार होना पड़ा, फिर भी वह अपने बड़े भाई को परेशान नहीं करना चाहता था। क्या वह इतना डरावना है? गूचू ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और उत्सुक थी। लिन जियाओझो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और सोया सॉस के साथ एक चिकन ड्रमस्टिक उठाई। बेशक वह डरावना है। क्या आप जानते हैं कि किन दो प्रकार के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? तिरछी आंखों वाले लोग और वे लोग जिनके पास प्रकाश प्रतिबिंबित करने वाला चश्मा है। मेरे भाई की आंखें टेढ़ी हैं। मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि आपने टेनिस के राजकुमार को देखा है ना? शुसुके फूजी बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। बात बस इतनी है कि मेरा भाई उससे भी ज्यादा अजीब दिखता है। गुच्चू अवाक, क्या वह सचमुच इतना डरावना था? ऐसा लगा जैसे लिन जियाओझो अपने ही भाई का नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस का वर्णन कर रहा था। गुच्चू जवाब देने ही वाली थी कि वार्ड का दरवाजा अचानक एक धमाके के साथ खुला। झाओ यान लगभग तुरंत अंदर आया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें देखने दो। डॉक्टर कहाँ है? मुझे क्षमा करें। झाओ यान हमेशा शांत और आरक्षित थे। इस प्रकार की अनियंत्रित घबराहट वास्तव में दुर्लभ थी। वो लगभग असहाय था और नहीं जानता था कि क्या करे। लिन जियाओझो के हाथ में ड्रमस्टिक उसके अस्पताल के गाउन पर गिर गया। नीली और सफेद धारियां चमकदार लाल चटनी से रंगी हुई थीं। लिन जियाओझो का मुंह खुला रह गया। उसे प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। लिन जियाओझो मुस्कुराया और एक बड़ी मुस्कान प्रकट की। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। खाने के बाद मेरा शरीर ठीक है। झाओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ गए हो? मैं तुम्हें लेने के लिए हवाई अड्डे पर गया होता।
झाओ यान की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, लेकिन उसने इसे समय रहते छुपा लिया। अंकल, आप वापस आ गए। गूचू मुस्कुराई। देखो, उसने अपनी पत्नी को देखा और अपनी भतीजी के बारे में भूल गया। झाओ यान ने कहा, चूचू, मुझे वह सब कुछ बताओ जो हुआ था। गूचू ने सिर हिलाया और पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। झाओ यान ने भौहें चढ़ा दी और लिन जियाओझो चौंक गया। क्या सचमुच उसकी हालत इतनी खराब थी? भाई जियाओझो को बहुत खून की उल्टी हुई। डॉक्टर ने कहा कि उसके पेट से खून बह रहा है। पूरे दिन कोमा में रहने के बाद वह लगभग नहीं उठा। मुझे भाई जियाओझो के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इंटरनेट पर कई लोग उसे नरक में जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि वो लड़कियों को धमकाता है। चैप्टर 57। लगभग मृत एक झाओयान बहुत तेजी से चला गया और गु मानक्सी उसे पकड़ नहीं पाई। गु मानक्सी ने जल्दी से वार्ड पाया और गु चू के निर्दोष शब्द सुने। गु मानक्सी का सुंदर चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से गूचू को खींच लिया और धीरे से डांटते हुए कहा, चूचू, इस तरह की चीजों से प्रभावित मत हो, समझे? गूचू ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाली। लिन जियाओझो ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। मैं पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में हूँ। दरअसल, मैंने काफी अच्छा खाया है। यह उतना बुरा नहीं है। एक प्रसिद्ध स्ट्रीमर होने का मतलब विवाद था, और लिन जियाओझो को इसके बारे में पता था। जब उसने झाओ यान का उदास चेहरा देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। यह एक झटके में गुजर गया और वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था। लिन जियाओझो की स्थिति के बारे में पूछने के लिए एक डॉक्टर को खोजने की जल्दी में निकलने से पहले झाओ यान एक पल के लिए वार्ड में रुका। यह घटना पूर्व नियोजित थी। वे झाओ यान को बार बार चुनौती दे रहे थे। उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। गु मानक्सी को नर्सिंग स्टाफ मिलने के बाद वह गूचू को घर ले आई। माँ, मैं भाई जियाओझो के साथ अस्पताल में रहना चाहती हूँ। गूचू पैसेंजर सीट पर बैठ गई। गु मानक्सी ने कहा, जियाओझो मी पास तुम्हारे चाचा हैं। वहाँ शामिल मत होइए। तुमने कुछ दिनों की कक्षाएं छोड़ दी। तुम्हें कल किंडरगार्टन जाना है। गु मानक्सी मूर्ख नहीं थी। उसने लंबे समय से लिन जियाओझो के लिए झाओ यान की गहरी भावनाओं को देखा था। अगर गूचू अस्पताल में रहती तो सचमुच तीसरा पहिया होती। माँ, मैं किंडरगार्टन नहीं जाना चाहती। क्या मैं एक ग्रेड छोड़ सकती हूँ? गूचू को किंडरगार्टन में बच्चों के दौड़ने के बारे में सोचते ही सिरदर्द महसूस होने लगा। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में ही रह रही थी। एक ओर वह लिन जियाओझो की देखभाल कर रही थी। दूसरी ओर वह स्कूल जाने से कतरा रही थी। उसकी आत्मा 20 साल की थी। वह एक सर्वज्ञ हैकर थी। उसे स्कूल की जरूरत नहीं थी। अगर वह कर सकती, तो वह सीधे पीएचडी के साथ स्नातक होना भी चाहती। आप नहीं कर सकते। गु मानसी ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि गूचू होशियार थी, लेकिन अगर वह बहुत होशियार होती, तो वह दोस्तों के साथ बचपन बिताने से चूक जाती। गु मानक्सी को उम्मीद थी कि गूचू एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हो सकता है और एक बंद दुनिया में नहीं रह सकता है। गूचू सह पायलट की सीट पर बैठी थी और जब उसने कल किंडरगार्टन जाने के बारे में सोचा तो उसने अपने दिल में आह भरी। मैं अपना पूरा जीवन अपने बचपन को ठीक करने के लिए लगाऊंगा। झाओ यान के चीन लौटने के बाद वह केवल 2 स्थानों पर गए। अस्पताल और झाओ परिवार। अस्पताल में लिन जियाओझो की स्थिति को समझने के बाद वह अपना आखिरी सामान लेने के लिए झाओ परिवार के पास वापस गया। तांग चुनक्सियू और झाओ जिंग दोनों चिंतित और क्रोधित थे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वे उसे जाने से नहीं रोक सके। लिन जियाओझो अस्पताल छोड़ने के लिए तैयार थे। चिंग परिवार ने तेजी से काम किया और इंटरनेट पर जनता की राय तेजी से बदल गई। बाय यी और ऑरेंज स्ट्रीमिंग के उच्च अधिकारियों के बीच घोटाला पूरी तरह से उजागर हो गया था। ऐसे धर्मी हैकर भी थे, जिन्होंने ऑरेंज स्ट्रीमिंग के बॉस से संबंधित ईमेल को क्रैक किया और लिन जियाओझो को फंसाने का गुप्त समझौता पाया। एक अकेले पत्थर ने हजारों तरंगों को उकसाया, और नेटिजन्स ने एक और चर्चा शुरू कर दी।
लिन जियाओझो ने विबो पर नजर डाली और इसके बारे में आगे नहीं पढ़ा। उसने खुशी से अपना सामान पैक किया और अस्पताल छोड़ दिया। जब अंधेरा हो गया, झाओ यान लिन जियाओझो को राजधानी में किराए के घर में वापस ले गया। झाओ, आप दिन में कहाँ गए थे? लिन जियाओझो सामने वाली यात्री सीट पर बैठे थे। उसके मुंह में लॉलीपॉप था और उसके घुंघराले बाल, जिनकी ठीक से देखभाल नहीं की गई थी, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। वह प्यारा और मूर्ख लग रहा था। झाओ यान ने कहा, मैं कुछ व्यवसाय की देखभाल कर रहा था। लिन जियाओझो ने सिर हिलाया और कार की खिड़की के बाहर हलचल भरे रात के दृश्य पर नजर डाली। आपको मुझे वापस भेजने की जरूरत नहीं है। मैं इस सड़क से परिचित हूँ, इसलिए मैं अकेले वापस जा सकता हूँ। मैं आपके काम में देरी नहीं कर सकता। लिन जियाओझो को नहीं पता था कि वो हमेशा झाओ यान के दिल में सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगा। कार जल्द ही एक छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच गई। अपार्टमेंट के बाहर स्ट्रीट लाइटें धीमी थीं और फूलों और घास में सरसराहट हो रही थी। लिन जियाओझो अपनी चाबियों के लिए पहुंचा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक घास से एक आदमी प्रकट हुआ। उसने अपना चाकू उठाया और लिन जियाओझोबक स्ट्रीमर पर वार किया। नरक में जाओ। चैप्टर 58। लगभग मृत। दो वांग कियान 30 साल के हैं और बेरोजगार हैं। वह पैसे कमाने के लिए दिन में लापरवाही से काम करता है और रात में वह शराब पीता है, गेम खेलता है और खूबसूरत महिलाओं की लाइव स्ट्रीम देखता है। उसकी पसंदीदा महिला स्ट्रीमर बाई यी है। बाई यी एक प्यारी और दयालु इंसान है और वांग कियांग उनके दीवाने हैं। यदि वह प्रति माह 3000 युआन कमा सकता है, तो वह बाई यी को 2500 युआन भी देगा। लाइव प्रसारण कक्ष में बाई यी के कोमल शब्दों को सुनकर, टिप के लिए धन्यवाद भाई कियांग, मवाह। वांग कियांग को अभूतपूर्व संतुष्टि महसूस हुई। वह बाई यी के शीर्ष प्रशंसकों में से एक थे। पिछले 2 वर्षों में उसने बाई यी को लगातार लगभग 100,000 युआन दिए थे। भाई कियांग एक टाइकून हैं। भाई कियांग बहुत उदार हैं। वो एक अमीर आदमी होना चाहिए। भाई कियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हर बार जब वांग कियांग ने बाई यी को उपहार दिया, तो लाइव प्रसारण कक्ष में स्क्रीन सदमे और प्रशंसा से भर जाएगी। स्क्रीन के पार, वांग कियांग, जो इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे और किराए के घर में रह रहे थे, हमेशा एक अवर्णनीय घमंड की भावना रखते थे। हालांकि पिछले 2 दिनों में उन्हें पता चला था कि उनकी देवी बाई यी को वास्तव में किड द्वारा परेशान किया जा रहा था। बाई यी लाइव प्रसारण कक्ष में रो रही थी, अपने दुखद अनुभव को याद करते हुए। यह सुनकर वांग कियांग क्रोधित हो गए। वह अपनी प्रिय देवी का अपमान एक कचरा स्ट्रीमर द्वारा कैसे होते हुए देख सकता था। वांग कियांग एक भूतपूर्व गैंगस्टर था और उसने अपनी देवी का बदला लेने का फैसला किया। उसने लिन जियाओझो का पता जानने के लिए हर तरह की कोशिश की और अंधेरे में छिप गया, इंतजार कर रहा था कि लिन जियाओझो वापस आएगा और उसे एक घातक झटका देगा। वह इंतजार करता रहा। घर के पास 4 दिनों तक इंतजार करने के बाद वांग कियांग ने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। क्या आप गेम स्ट्रीमर नहीं हैं? मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी गेम न खेलो। एक तेज चाकू चमका। कचरा स्ट्रीमर, नरक में जाओ। लिन जियाओझो को उम्मीद नहीं थी कि घर पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे किनारे कर दिया गया। झाओ यान सेना में एक सिपाही हुआ करता था और उसे खतरे का स्वाभाविक एहसास था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने लिन जियाओझो को दूर खींच लिया और वांग कियांग के पेट में लात मारी। एक धमाके के साथ दुबले पतले वांग कियांग को टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह जमीन पर गिरा दिया गया। उसके हाथ में मौजूद खंजर 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा। लिन जियाओझो डर गया था। बिना कुछ कहे, झाओ यान ने उसे फिर से लात मारी। वांग कियांग ने अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी और उसका मुंह खून से भर गया। वह दर्द से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे मारना बंद करो। अगर तुमने मुझे दोबारा मारा, तो मैं मर जाऊंगा।
खांसी। लिन जियाओझो को किसी को मारने का डर था, इसलिए उसने जल्दी से झाओ यान को खींच लिया। झाओ झाओ, उसे अभी तक मत मारो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जब वे आएंगे तो हम उससे निपट लेंगे। तभी झाओ यान रुका। भगवान जानता है, वह लगभग इस गैंगस्टर को अभी मारना चाहता था। वह और भी डरा हुआ था। अगर वह आज लिन जियाओझो के साथ नहीं होता, तो जियाओझो को इस गैंगस्टर ने बहुत पहले ही मार दिया होता। झाओ, तुम्हें दयालु होना होगा। लिन जियाओझो ने गुंडे का चोटिल और सूजा हुआ चेहरा देखा और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह इसे सहन नहीं कर सका। तुमने उसके दांत तोड़ दिए। झाओ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तभी लिन जियाओझो ने देखा कि झाओ यान की दाहिनी बांह पर एक उथली खरोंच थी। झाओ यान ने काले रंग की सूट शर्ट पहनी हुई थी। इस समय उसकी बांह की शर्ट चाकू से कट गई थी और ताजा लाल खून बह रहा था। लिन जियाओझो का सुंदर चेहरा स्तब्ध था। एक अनाम लाल लौ ने तुरंत उसके दिल में आग लगा दी। लिन जियाओझो इतना क्रोधित था कि उसके बाल सिरे पर खड़े थे। उसने शाप दिया, फक तुम। फिर उसने दरवाजे पर झाड़ू उठाया और वांग कियांग पर मारा। जब वह शाप दे रहा था तो उसकी आंखें जल रही थीं। फक यू। आपने झाओ की बांह काट दी। क्या तुम पागल हो? चैप्टर 59। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अगर मैंने तुम्हें आज झाड़ू से पीट पीट कर नहीं मार डाला, तो मेरा नाम लिन जियाओझो नहीं है। धिक्कार है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। वांग कियांग पहले से ही इतने दर्द में था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर लिन जियाओझो ने उसे कॉकरोच की तरह फिर से पीटा। वांग कियांग चिल्लाना बंद नहीं कर सका। उसकी आवाज इतनी दयनीय थी कि वह एक मरते हुए चूहे की तरह लग रहा था। झाओ यान ने गैंगस्टर को चोटिल चेहरे और खून से लथपथ मुंह के साथ देखा। वह इसे सहन नहीं कर सका और बोला, अभी उसे बहुत मत मारो। पुलिस जल्द ही यहाँ आएगी। लिन जियाओझो, जो गुस्से से जल रहे थे, ने इतनी परवाह नहीं की। वह उसे पीटता रहा। धिक्कार है, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। पुलिस के पहुंचने से आधे मिनट पहले ही क्रोधित लिन जियाओझो टूटी हुई झाड़ू को नीचे रखने में कामयाब रहा। वह जल्दी से कमरे में भागा और उसे धूल भरा मेडिकल बॉक्स मिला। हालांकि उसे नहीं पता था कि पट्टियों से खून को कैसे रोका जाए। एक दयालु पुलिसकर्मी की मदद से ही उसने झाओ यान की बांह पर पट्टी बांधी। लिन, मिस्टर झाओ को वास्तव में अपनी बांह पर पट्टियों की जरूरत नहीं है, पुलिसकर्मी ने चतुराई से कहा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ यान का शरीर अभी भी वांग कियांग के खून से सना हुआ था, जिससे उसकी हालत थोड़ी गंभीर लग रही थी। हालांकि वास्तव में झाओ यान की बांह पर केवल एक छोटा सा कट लगा था। वह इसे छुपाने के लिए बस एक बैंड सहायता का उपयोग कर सकता था। वांग कियांग एक अपराधी था, लेकिन उसकी चोट पीड़ित से भी बदतर थी। लिन जियाओझो का चेहरा तनावग्रस्त था। राहत मिलने से पहले उन्होंने बार बार झाओ यान की बांह की जांच की। बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते समय झाओ यान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वांग कियांग पिछले कुछ दिनों से लिन जियाओझो के घर के बाहर गुप्त रूप से इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर जनता की राय बदल गई है। उनकी देवी ही असली खलनायिका थीं। चूंकि वांग कियांग ने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए वह निश्चित रूप से न्याय से बच नहीं पाएंगे। जब लिन जियाओझो और झाओ यान पुलिस स्टेशन से घर लौटे, तो पहले ही देर रात हो चुकी थी। लिन जियाओझो मूल रूप से चाहते थे कि झाओ यान यहाँ सोए। हालांकि जब उसने लाइट चालू की और करीब से देखा, तो किराए का घर पहले से ही जर्जर हो चुका था। इसमें तोड़फोड़ की गई थी। खिड़कियों को पत्थरों से तोड़ दिया गया था और फर्श चमचमाते कांच के टुकड़ों से ढका हुआ था। किराए के घर की बाहरी दीवारें भित्तिचित्रों से ढकी हुई थीं, जो बच्चा मैल है और कचरा स्ट्रीमर नरक में जाते हैं जैसी टिप्पणियों से भरी हुई थीं। ऐसा लगता था कि सच्चाई सामने आने से पहले के दिनों में पहले से ही धर्मी लोग मौजूद थे,
जिन्होंने लिन जियाओझो के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए अपने तरीकों का इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कि मैं आज रात यहाँ नहीं रह पाऊंगा। लिन जियाओझो घर के चारों ओर घूमता रहा और आत्मनिंदा करते हुए कंधे उचकाने लगा। झाओ यान ने थोड़ा खांसते हुए कहा, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। आप पहले मेरे स्थान पर रह सकते हैं। ठीक है, फिर मैं अपना सामान पैक कर लूंगा। मुझे अगले कुछ दिनों तक तुम्हें परेशान करना होगा। हे, जैसा कि उन्होंने कहा, लिन जियाओझो अपना सामान पैक करने के लिए घर में चले गए। झाओ यान बेहद खुश मूड में थे। लिन जियाओझो के पास ज्यादा सामान नहीं था। वह बस कपड़ों के कुछ जोड़े लाया और चला गया। उन दोनों ने एक टैक्सी ली और झाओ यान के अपार्टमेंट की ओर चले गए। जब गु मानक्सी ने यह खबर सुनी कि झाओ यान और लिन जियाओझो पर हमला किया गया है तो वह बेहद चिंतित हो गई। जब उसने दोनों को सुरक्षित लौटते देखा तो गु मानक्सी ने राहत की सांस ली। हालांकि गु मानक्सी अभी भी चिंतित थी। उसने पहले से एक फैमिली डॉक्टर को बुलाया। झाओ यान के फैमिली डॉक्टर फेंग झेंग थे। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी और वह सुसंस्कृत और सुंदर था। उन्होंने झाओ यान की ही सेना में काम किया था। सेवानिवृत्त होने के बाद फेंग झेंग ने राजधानी के एक निजी अस्पताल में काम किया। वह झाओ यान के पारिवारिक डॉक्टर भी थे। बैठो, मुझे तुम्हारी बांह देखने दो। फेंग झेंग ने अपना चश्मा ऊपर किया। लिन जियाओझो ने झाओ यान को सोफे पर दबाया। शब्दों की एक श्रृंखला निकली। झाओ की बांह आज। Kisi ne kaku se kata di. Usaka bahuda kuna baha gaya. Raktazrava astai rupa se ruka gaya. Lekina mame vastava mem sintita hum isali kerpaya usa para aka achi najara dalem. Oha, ora jau ka para. Usan asia usa kaman ko kai bara lata mari. Mujhe dara hai ki usaka para frekara ho sakata hai. Deco. चैप्टर 60। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। दो लिन जियाओझो बेहद चिंतित थे। युवक की साफ आवाज से कमरे में असामान्य शोर हो रहा था। फेंग झेंग ने लिन जियाओझो को गहरी नजर से देखा। वह लिन जियाओझो को जानता था, या यूं कहें, जब फेंग झेंग और झाओ यान काम के अलावा निजी तौर पर अकेले काम करते थे तो झाओ यान ज्यादातर लिन जियाओझो के बारे में बात करते थे। उदाहरण के लिए, जियाओझो आज मेरे घर आ रहा है। मैं पहले किराने का सामान खरीदने जा रहा हूँ। फेंग झेंग, आपका परिवार बहुत सारे लॉबस्टर और जलीय उत्पाद पैदा करता है। जब आप खाली हों तो मुझे एक हिस्सा भेजें। जियोझो लंबे समय से गेम स्ट्रीम कर रहा है। उसे स्केपुलोहुमरल पेरियार्थराइटिस है। जब आप वापस आएं तो मुझे एक उपचार योजना भेजें। शेष 50% निश्चित रूप से लिन जियाओझो थे। फेंग झेंग के पास लोगों के दिलों में अंतर्दृष्टि थी। वह जानता था कि झाओ यान के दिल में लिन जियाओझो का असाधारण वजन था। आज पहली बार उसने लिन जियाओझो को देखा था। फेंग झेंग ने उसे और अधिक विस्तार से देखा। फेंग झेंग ने झाओ यान की घायल बांह की जांच की। छोटी छोटी लाल खरोंचें थीं और खून बहना बंद हो गया था। झाओ यान के टखने की जांच करने के बाद फेंग झेंग ने कहा, एक घायल हाथ को अहम के रूप में नहीं गिना जाता है। झाओ यान को हल्की खांसी हुई। फेंग झेंग ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए और बहुत गंभीर अभिव्यक्ति की। श्रीमान, झाओ की बांह की चोट थोड़ी गंभीर है। उसकी बांह की मांसपेशियों के तंतु घायल हो गए हैं। लिन जियाओझो का दिल उसके गले में था। यह वास्तव में बहुत गंभीर था। गु मानसी भी चिंतित थी क्योंकि उसने फेंग झेंग को धीरे से देखा। डॉक्टर फेंग झेंग, क्या आपको मेरे भाई को चेकअप के लिए अस्पताल लाने की जरूरत है? फेंग झेंग परिष्कृत और सुंदर दिख रहे थे। उनके पास एक विद्वान की छवि थी। कोई भी यह नहीं बता पाएगा कि वह झूठ बोल रहे थे। उन्होंने वैज्ञानिक और कठोर चिकित्सा शर्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने दिल में वो खूबसूरती से कोस रहे थे। बस इतना ही। बस इतना ही। झाओ यान, वह चोट कुछ भी नहीं थी। जब हम सेना में थे तब आपकी आंतें सचमुच बाहर लटक रही थीं और मिशन पर बंदूक ले जाते समय आपने सचमुच उन्हें शांति से अपने पेट में भर लिया था। फिर भी अब आप मुझे बता रहे हैं कि अपनी बांह पर एक छोटा सा कट लगने के बाद आप बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। झाओ यान कई वर्षों से सेना से सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उनकी शारीरिक फिटनेस कभी कम नहीं हुई थी। वो 10 गैंगस्टरों को आसानी से हरा सकता था। फेंग झेंग ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर रही। मिस गू, मिस्टर लिन, कृपया ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान मिस्टर झाओ की भुजाएं पानी के संपर्क में आनी चाहिए। साथ ही उनके पैरों में भी फ्रैक्चर होने का खतरा है। उन पर ध्यान दें। लिन जियाओ का दिल बहुत दुख गया। झाओ उसे बचाते हुए घायल हो गया। उसे उसे उचित भुगतान करना होगा। लिन जियाओ ने अपनी नोटबुक निकाली और एक बूढ़ी माँ की तरह चिल्लाया। फिर इस अवधि के दौरान झाओ क्या खाना खा सकता है? क्या ऐसी कोई चीज है जो उसे नहीं खानी चाहिए? क्या वह गाजर खा सकता है? क्या वह सुअर का मांस खा सकता है? हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि उसे क्या खाना चाहिए? गु मानक्सी ने भी पूछा। फैंग झेंग मुस्कुराए और धैर्यपूर्वक सवालों का जवाब दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो लिन जियाओ के मुंह में कोई शब्दकोश हो। उन्होंने बिना किसी दोहराव के शब्द बोले। अधिक प्रश्न सुनने पर फैंग झेंग को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। झाओ यान की अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी। उसकी आंखों में अकल्पनीय खुशी की झलक थी। जाहिर है, झाओ यान बहुत अच्छे मूड में था। 1 घंटे तक बड़बड़ाने के बाद लिन जियाओ आखिरकार रुक गया। फैंग झेंग का फोन नंबर प्राप्त करने के बाद उन्होंने झाओ यान को आराम करने में मदद की। गु मानक्सी ने फैंग झेंग को बाहर भेज दिया। आज रात आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, डॉक्टर। फैंग झेंग ने एक अच्छी फिटिंग वाला सूट पहना हुआ था और उसके पास एक मेडिकल किट थी। उन्होंने बहुत सज्जनता से कहा, मिस्टर झाओ मेरे दोस्त हैं। डॉक्टर हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। यह कोई कठिन काम नहीं है। इतना कहने के साथ फैंग झेंग ने अपना बिजनेस कार्ड उस सज्जन महिला को सौंप दिया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करो, खूबसूरत महिला।